हेलो क्लास 9th, वेलकम इन डियर साइंस। मैं हूं अरुण कुमार यादव। और जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट हर साल आती है, तो इस साल भी बहुत सारे बच्चों की साइंस में कंपार्टमेंट आई हुई है। बच्चे परेशान हैं कि वो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो उसी लिए मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें मैं एक चैप्टर एक वीडियो में कवर करूँगा। और जो ये लेक्चर रहेगा बहुत ही शॉर्ट रहेगा, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको ये लेक्चर पढ़ाऊँगा, तो आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। मैं ख़ास तौर पे ध्यान रखूँगा कि ये उन बच्चों के लिए है जिनकी साइंस वीक है या फिर जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है और उनको जल्दी से कुछ पढ़ के पास होना है। ठीक है। हालांकि ये लेक्चर कंपार्टमेंट वाले बच्चों के अलावा वो बच्चे भी देख सकते हैं जिनको वन शॉट लेक्चर चाहिए पर चैप्टर, ताकि मेन एग्जाम से पहले उनकी तैयारी हो जाए। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, हमारा मेन फोकस कहाँ रहेगा? कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए। तो यार, इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। जो कंपार्टमेंट वाला एग्जाम होता है वो जो मेन एग्जाम आपका हुआ था उससे आसान आता है। ठीक है। जो इसकी चेकिंग होगी वो भी थोड़ी इजी वे में होगी, मतलब थोड़ी बहुत गलतियां आपकी निगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप जानबूझ के गलती मत करना, इसका मतलब। ठीक है ना? मतलब अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम में थोड़ा अच्छा खासा लिख के आते हो तो चांसेस ज़्यादातर रहते हैं कि आप पास हो जाओगे। ऊपर से ये एग्जाम मेन एग्जाम से ईजी आता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। जितना टाइम आपके पास बचा है, हिम्मत के साथ पढ़ाई करो। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अपना जो पहला चैप्टर है मैटर इन और सराउंडिंग, उसका हम शॉर्ट एंड इजी लेक्चर देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम मेन चीज़ें देखेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है मैटर क्या होता है। ठीक, तो इसकी इजी सी डेफिनेशन आपको लिखनी है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। मतलब कोई भी चीज जिसके पास दो चीजें हो, पहला मास, दूसरा वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब उसका वॉल्यूम है ना, वो रखने के लिए कुछ ना कुछ जगह घेरता है। तो ऐसी चीज जिसका मास हो और वो जगह घेरती हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है। तो अब अगर अपने पास पास आप नज़र दौड़ाओ तो आपको दिखेगा टेबल, चेयर, ठीक है, एयर को आप फील कर सकते हो, वाटर। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एग्जाम्पल है मास का। क्योंकि देखो, टेबल को रखने के लिए जगह चाहिए, टेबल के पास मास भी है। मास का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। मतलब अगर टेबल किसी चीज़ से बना है, मान लो लकड़ी से बना है, तो कितनी लकड़ी है उसके अंदर, वही उसका मास है। अगर चेयर प्लास्टिक की है तो कितना प्लास्टिक है उसके अंदर, क्या क्वांटिटी है प्लास्टिक की, वही उसका मास है। मास की ऐसा यूनिट आप जानते हैं केजी, किलोग्राम। ठीक है। तो मतलब जिसके पास मास है, जो स्पेस घेरता है, यानी कि वॉल्यूम है, उसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है। आप आसानी से इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये आए कि क्या चीज़ है जो मैटर नहीं होती है, तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, जैसे हमारे इमोशंस हो गए, वो मैटर नहीं होते। जैसे मैं बोलूँ एंगर यानी गुस्सा, तो जो गुस्सा आता है किसी को, तो गुस्से का कोई मास नहीं होता, गुस्सा जगह नहीं घेरता। ठीक है। अगर मैं बात करूँ हेट की, ठीक है, नफरत, तो नफरत एक इमोशन है, वो मैटर नहीं है। तो जो हमारे इमोशंस होते हैं, गुस्सा हो गया, नफरत हो गई, ये क्या होते हैं? ये मैटर नहीं होते हैं। याद रखना, वो मैटर नहीं होते हैं, क्यों? उनका मास नहीं होता, वो जगह नहीं घेरते। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो मास जिनके पास है और वो स्पेस घेरती हैं, उनको हम बोलते हैं मैटर। एग्जाम्पल आपके सामने है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में, वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपको पता है जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया जाता है कि इनका क्या खास गुण होता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया? इनके जो खास गुण हैं पार्टिकल्स के, जो मैटर पार्टिकल से बने हैं, ठीक है, वो क्या क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एग्जाम से पहले ये तैयारी कर लेना भैया। ठीक है। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा है, ध्यान में रखते हुए कि कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, इनसे जितना आसानी से इनको पढ़ाओ, जितना आसान तरीके से पढ़ाओ, उतना इनके लिए अच्छा होगा। तो देखो यार, सबसे पहला पॉइंट आपको लिख के आना है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको लिख के आना है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये तो आपको पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको लिख के आना है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। चाहे भले ही हमें वो आंखों से ना दिखता हो, लेकिन इतना पक्का है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेस होगा। सॉलिड्स के बीच में बहुत कम होगा, लिक्विड के बीच में थोड़ा ज़्यादा, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा। ठीक। तीसरा पॉइंट आपको लिख के आना है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। ठीक।
अगला पॉइंट आपको लिख के आना है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ गई बात? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे एक चैनल बना दूंगा कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो जो ये लेक्चर देख रहे हैं अगर उनको ये नोट्स चाहिए तो मैं उसमें दे दूंगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहाँ का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो अपने पास 3 स्टेट्स पढ़नी है। ठीक है, हमें मैटर की, पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैसियस स्टेट। या तो हो सकता है किसी एक स्टेट के बारे में पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में, या फिर हो सकता है इन तीनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाए। तो मैं एक एक करके बताता हूं, अगर किसी एक स्टेट के बारे में पूछा तो भी ठीक, और अगर डिफरेंस पूछ लिया तो आप तीनों के बारे में लिख देना, टेबल बना के लिखो या अलग अलग लिखो। वैसे डिफरेंस पूछा जाए तो टेबल बना के लिखना। पहले देखो सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप एग्जाम में पास हो जाओगे, टेंशन मत लो, पहली बात तो अपने दिमाग से टेंशन निकाल दो यार। ठीक है, आप बस तैयारी करो। सॉलिड स्टेट में क्या क्या खास बात होती है? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, मतलब जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनकी शेप डेफिनेट होती है। जैसे अगर आपके घर में सॉलिड टेबल है, टेबल सॉलिड होती है तो उसकी एक डेफिनेट शेप है। ठीक है, आपके घर में चेयर है सॉलिड, तो चेयर जो है वो एक डेफिनेट शेप की है, उसका एक खास आकार है, डिजाइन है। ठीक है ना। दूसरी बात, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब सॉलिड्स जो जगह घेरते हैं, जो उनका वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स रहता है, डेफिनेट रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, सॉलिड्स हैव वेरी लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स या बिटवीन देयर पार्टिकल्स, मतलब सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, ठीक है, स्पेस बहुत कम होता है, बहुत पास पास होते हैं वो पार्टिकल्स। ठीक, अगला है सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। मैंने जानबूझ के बहुत इजी रखा है, अब ये सारी चीजें तो आपको याद हो जाएंगी यार कि सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो बहेंगे थोड़ी, बहते नहीं है वो। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टेबल, चेयर, ये सब क्या है? सॉलिड्स हैं। इसी तरह से लिक्विड स्टेट के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको लिख के आना है, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। मान लो आपके पास बोतल में पानी है तो पानी बोतल के डिजाइन का हो जाएगा, आप उसको फर्श पे गिरा दो वो फैल जाएगा, मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। दूसरा क्या? लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ, इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मतलब एक बोतल में जितनी जगह है अगर आप उसमें पूरा पानी भर दो, उस पानी को किसी और में पलटोगे अगर आप, तो उतनी ही जगह घेरेगा वो पानी। ऐसा नहीं होगा कि एक बोतल पानी एक चम्मच के अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट रहता है भाई साहब। अगला क्या है? लिक्विड्स हैव इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब जो इसके पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, इनके बीच का स्पेस इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट का मतलब कि सॉलिड से ज़्यादा लेकिन गैसेस के बीच में जो होता है उससे कम। ठीक, अगला है लिक्विड्स कैन फ्लो। भाई लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं लगभग लगभग। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया। एग्जाम्पल तो आराम से लिख लोगे यार, आप कितने भी कमजोर हो साइंस में, इतना तो समझ में आएगा कि यार लिक्विड फ्लो नहीं, आप कितने भी कमजोर हो साइंस में, इतना सब कुछ तो समझ में आएगा ना यार कि लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। एग्जाम्पल तो आप आराम से लिख सकते हो कि भाई ये चीज़ें लिक्विड होती हैं। ठीक, अगला क्या है? गैसियस स्टेट। ठीक है, तो गैसेस के बारे में क्या है? गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ये अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। वॉल्यूम क्यों नहीं होता? उसका रीजन है ये हाईली कंप्रेसिबल है, इनको हम कंप्रेस करके इनका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या कि एक बोतल की जो एयर है उसको आप कंप्रेस कर करके बिल्कुल छोटी सी जगह में भी रख सकते हो। ठीक है, या पूरे रूम की जो एयर है उसको कंप्रेस करके एक छोटी सी बोतल में रख सकते हो। तो कहने का मतलब है ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इसीलिए इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, गैसेस हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। गैसेस कैन फ्लो, ये भी फ्लो कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एयर हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, अब आता है कैन मैटर चेंज देयर स्टेट, तो हम बोलेंगे यस, बाई चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। मतलब अभी हमें क्या बोल सकते हैं हम कि हाँ, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। स्टेट चेंज करने का मतलब है क्या सॉलिड को लिक्विड में बदला जा सकता है, क्या लिक्विड को गैस में बदला जा सकता है? हम बोलेंगे हाँ। कैसे बदलेंगे? टेम्परेचर का चेंज करके या फिर प्रेशर का चेंज करके या फिर दोनों ही चेंज करके। ठीक है, बाई चेंजिंग टेम्परेचर में क्या होगा? अगर आपके पास कोई सॉलिड चीज़ है
इसको आप हीट दो यानी गर्म करो तो पिघल जाएगी यानी लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। इस लिक्विड स्टेट में आई हुई चीज़ को फिर से हीट करो और गर्मी दो तो वो गैसियस स्टेट में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आइस का एग्जाम्पल लो, आपके पास बर्फ़ है, बर्फ़ कैसी होती है? सॉलिड। बर्फ़ को आप हीट दोगे किस में बदल जाएगी? लिक्विड, पानी बन जाएगा। उसको और ज़्यादा गर्म करोगे, हीट दोगे, क्या बन जाएगी? वो गैस बन जाएगी। इसका उल्टा करो, गैस को कूल करोगे तो वापस से वो लिक्विड, लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा करोगे वापस से वो सॉलिड। ठीक है, तो ये हो गया बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। इसी तरह से हम बोल सकते हैं बाई चेंजिंग द प्रेशर भी मैटर की स्टेट चेंज की जा सकती है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे इसमें? अप्लाइंग मोर एंड मोर प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। इस पे एक क्वेश्चन भी है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस को हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, तो सीधा सा आंसर यही लिख देना है आपको, बाय अप्लाइंग मोर एंड मोर प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, यानी प्रेशर बढ़ाते रहो, टेम्परेचर कम करते रहो, ठीक है, गैस लिक्विफाई हो जाएगी। लिक्विफाई का मतलब क्या हुआ? गैसियस स्टेट से आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद रखना, किसी की भी डेफिनेशन पूछे आप बना के लिख सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछ ले फ्यूजन क्या होता है तो आप लिखना, देखो तीर किस तरफ है उस तरफ से शुरुआत करनी है, जिस तरफ तीर जा रहा है वो फाइनल स्टेट है, यानी वो बाद में बोलना है। जैसे अगर आपसे पूछता है फ्यूजन किसे कहेंगे तो आप लिखोगे चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। समझ में आ गई बात? इस तरह से आपसे पूछे सॉलिडिफिकेशन किसे कहेंगे तो आप लिखोगे चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। तीर इधर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्लिमेशन, जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये तो पक्का याद रखना कि चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, मतलब कोई सॉलिड स्टेट में चीज़ है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए तो हम बोलते हैं कि सब्लिमेशन हुआ है। जैसे कि कपूर, कपूर जब आप जलाते हो तो कपूर सॉलिड रहता है, वो जलने के बाद डायरेक्ट गैसियस स्टेट में बदल जाता है। ठीक है ना, वो पिघलता नहीं है, वो लिक्विड में पहले चेंज नहीं होता है। इसी तरह से डिपोजिशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन है, ये सब आप अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक, अगला क्या है? अगला है व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। ठीक है, जब भी कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो इसका टेम्परेचर सेम रहता है। इस पे भी क्वेश्चन आता है क्यों, तो क्यों होता है? ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ड्यूरिंग मेल्टिंग, यानी मेल्टिंग के दौरान, पिघलने के दौरान टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन सेम for some time because given heat first used up in breaking the force of attraction between the particles and this hidden heat is called latent heat of fusion। मतलब होता क्या है कि जैसे मान लो आपके पास कोई सॉलिड चीज़ है, मान लो अभी बर्फ़ की बात करते हैं, आपके पास ही आइस का टुकड़ा है कोई, ठीक है, अब आप इसमें हीट देते हो यानी इसको गर्म करते हो और धीरे धीरे पिघलना चालू होता है। लेकिन जब ये पिघल के पानी बन रहा है तो आप देखोगे कि जस्ट जो अभी अभी पिघल के पानी बना है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री ही है और बर्फ़ का भी 0 डिग्री ही था। तो हमने जो गर्मी दी ये पिघला लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि देखो जो ये भी ये सॉलिड है तो इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि सॉलिड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तगड़ा होता है। तो जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप ब्रेक करोगे तभी तो वो लिक्विड स्टेट में आएगा। तो उसको ब्रेक करने में वो सारी हीट चली जा रही है। जो हीट आप दे रहे हो वो पहले उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, बल्कि पहले वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उसको ब्रेक करेगी। इसीलिए इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है शुरुआत के कुछ सेकंड्स तक या कुछ टाइम तक। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो हमने हीट दी वो इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ब्रेक करने में चली गई। इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको, ठीक है, इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हालांकि मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब हम इस चैप्टर को कभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर किसी बड़ी क्लास में पढ़ेंगे ये चीज़, तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इसे। फिलहाल आप अभी पास होने के लिए इतना लिख के आना। चलो आगे चलते हैं। अगला देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है टेम्परेचर को चेंज करने का, यानी रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन। तो यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात कर रहे हैं। केल्विन को मैं के से डिनोट करूँगा, सेल्सियस को सी से। जैसे क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कन्वर्ट दी फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल, मतलब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है, केल्विन में चेंज करना है। तो आपको पहले रिलेशन याद रखनी है, ये रिलेशन, यही फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है।
फॉर्मूला क्या है कि भाई जो केल्विन में टेम्परेचर होता है वो बराबर होता है सेल्सियस में प्लस 273, यानी सी में 273 जोड़ दो, जो वैल्यू आएगी वो केल्विन में चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो जो पार्ट ए है इसका, इसमें दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो। अब यहाँ पे ये जो 25 है डिग्री सेल्सियस में है, मतलब ये सी की वैल्यू मान लो, तो सी के नीचे आप लिख दो जो वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे कितना है 25, तो इस सी की जगह मैंने लिख दिया देखो 25, 270 की तरह 273 की जगह 273, ठीक है, के की जगह के लिख दिया। ठीक, बस मैंने चेंज क्या किया, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में 25 था तो इसकी जगह 25 लिखा है। इन दोनों को ऐड करोगे 298 आ जाएगा। के इक्वल टू कितना आया 298, तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज 298 केल्विन। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बी पार्ट की, तो फिर से ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, तो मतलब ये सी की वैल्यू मान लेंगे हम, यानी जो अपना फॉर्मूला है उसमें सी की जगह पे आपको या सी के नीचे आपको 373 लिखना है। तो यहाँ पर सी की जगह मैंने 373 लिख दिया। ये तो फॉर्मूला ही ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को जोड़ोगे 646 आ जाएगा, तो मतलब टेम्परेचर केल्विन में कितना 646 केल्विन। ठीक है, आप अगर इसकी पूरी वैल्यू लिखना चाहोगे अच्छे से तो 273.15 भी लिखा होता है, बट राउंड ऑफ वैल्यू में बता रहा हूँ 273। ठीक, चलिए इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि भाई अगर आपको केल्विन में दिया गया है तब कैसे चेंज करोगे। तब आपको याद रखना है कि हम क्या करेंगे, फिर से हम वही फॉर्मूला लिखेंगे के इक्वल टू सी प्लस 273। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, जैसे मैं पार्ट ए की बात करूं तो यहाँ पे क्या है के 300 के, तो मतलब के की जगह आपको 300 लिख देना है, सी की जगह नहीं के की जगह, क्योंकि यहाँ पे के में दिया गया यानी केल्विन है। तो जो भी के था उसकी जगह मैंने 300 लिख दिया, सी की जगह देखो मैंने सी लिखा, इसकी जगह यही रहेगा, बस इसको कैलकुलेट कर लो। तो 300 अपनी जगह रहेगा, यहाँ पर 273 प्लस में है तो इधर माइनस में चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे 27 बचेगा, इधर क्या बचेगा सी। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना 27, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाला पार्ट कर लेना, तो ये हो जाएगा। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग आप जानते हैं पिघलना, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स एट दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी प्रेशर जो नॉर्मल होता है हमारे एटमॉस्फेयर का उस पे, ठीक है, यानी कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं करना है आपको, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ पिघलनी शुरू हो जाए वो उस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे अगर मैं आइस की बात करूं, बर्फ़ की बात करूं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने लगती है, या फिर इसको आप केल्विन में बोलोगे तो 273 केल्विन। ठीक, अब आता है बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बता दो भाई साहब। तो आपको याद रखना है, देखो बॉइल का मतलब होता है उबलना, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉइल करना चालू कर देगा, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, आपको याद रखना बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना मतलब जिस चीज़ को आप बॉइल कर रहे हो उसके सारे मॉलिक्यूल्स में ही एनर्जी आएगी, वो सारे ही उबलने लगते हैं। जबकि अगर आप इवेपोरेशन के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे सिर्फ सरफेस फिनोमिना होता है वो, यानी सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं की एनर्जी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना होता है। तो इसीलिए बहुत बार बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो बॉइलिंग में आप लिखना ये एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है, और जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है। ये पॉइंट तो जरूर लिखना, ठीक है। अच्छा, वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 373 केल्विन है। लेकिन जो इवेपोरेशन होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं, फिक्स टेम्परेचर होता है। अगला है इवेपोरेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब क्या कि इवेपोरेशन का मतलब होता है पानी का एक तरह से भाप बनना, यानी कि चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि वहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है। लेकिन ये चेंज किस में होना चाहिए, कब होना चाहिए, कंडीशन है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे, ठीक है। ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। तो फिर बोल रहा हूँ ज़्यादातर पूछा जाता है इवेपोरेशन, और इसके पहले हमने क्या पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट, इसके बीच में डिफरेंस, तो आप इन दोनों को लिख देना ऐसे ही।
अगला है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बारे में तो अक्सर पूछा ही जाता है। तो आपको याद रखना है अपने पास अभी 4 फैक्टर हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्पीड। इन 4 फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। कब बढ़ता है ये इवेपोरेशन, कब इंक्रीज होता है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। पहले आप एक बार पढ़ लो। इवेपोरेशन इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी या फिर इंक्रीज इन विंड स्पीड। ठीक है, अब पहले पॉइंट को समझते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इवेपोरेशन इंक्रीज कैसे हो जाता है। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपके पास कोई कपड़ा है जो गीला है, इस गीले कपड़े को सुखाएंगे जब हम, तो जाहिर सी बात है उसमें जो पानी है वो इवेपोरेट होगा, यानी कि जब वो कपड़ा पूरा सूख जाएगा तो सारे पानी का इवेपोरेशन हो चुका है। अब आप सोचो, अगर आप कपड़ा ऐसे फैला के रखते हो तो जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा, यानी उसका पानी भाप बन के उड़ जाएगा, सारा वो सूख जाएगा, या फिर आप कपड़े को ऐसे मोड़ मार के कैसे भी रख देते हो, तो जाहिर सी बात है जब आप उसको फैला के रखोगे अच्छे से तब वो जल्दी सूख जाएगा, यानी उसमें जो पानी था वो इवेपोरेट जल्दी हो जाएगा। जब आपने कपड़ा फैलाया तो उसका क्या इंक्रीज हुआ, जाहिर सी बात है उसका एरिया जो कांटेक्ट में आ रहा है बाहर के इन्वायरमेंट में, वही तो उसका चेंज हुआ, वही तो ज़्यादा हुआ। यानी कि जब कपड़े का सरफेस एरिया ज़्यादा था तब वो जल्दी सूख गया, यानी कि जल्दी उसका पानी इवेपोरेट हो गया। तो इवेपोरेशन इंक्रीज करता है अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो। ठीक है, पहली चीज़ समझ में आ गई। दूसरा है टेम्परेचर। सेम एग्जांपल आप समझो कि आपके पास कोई शर्ट है या कपड़ा है जो गीला है। अब सोचो ये सर्दियों में जल्दी सूख जाता है या गर्मियों में, तो आंसर मिलेगा गर्मियों में। मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। ऐसे आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तीसरा है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि पानी कितना है हवा में, मतलब एक तरह से बोल सकते हो नमी कितनी है हवा में। हिंदी में ह्यूमिडिटी को बोला जाता है आर्द्रता, मतलब हवा में जो पानी के वेपर्स हैं वो कितने हैं, नमी कितनी है। तो जाहिर सी बात है यार, अगर नमी ज़्यादा रहेगी तो कपड़ा देर में सूखेगा, यानी कि अगर नमी कम रहेगी तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ह्यूमिडिटी डिक्रीज होनी चाहिए ताकि इवेपोरेशन इंक्रीज हो सके। ठीक, अगला है इंक्रीज इन विंड स्पीड। जब हवा तेज चल रही हो तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। समझ में आ गई बातें। फिर से बोल रहा हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप याद कर लेना क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। ठीक, इसके बाद आता है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है, ठंडा क्यों हो जाती हैं चीज़ें। तो जैसे मान लो अपने हाथ पे आप, ठीक है, पानी डालते हो तो वो पानी धीरे धीरे आपको हाथ को भी ठंडा करता है, आपको ठंडक महसूस होती है। ठीक है, परफ्यूम आप अपनी बॉडी पे छिड़कते हो तो वो आपको ठंडापन का एहसास कराता है। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही मान लो आपने परफ्यूम की कुछ बूंदे अपनी बॉडी पे छिड़की तो जो परफ्यूम है, ठीक है, वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगेगा। या फिर आपने पानी अपनी बॉडी पे डाला तो पानी धीरे धीरे भाप बनने लगेगा, इवेपोरेट होने लगेगा। और गर्मी कहाँ से लेगा? सराउंडिंग से, आपकी बॉडी से। अब क्योंकि उसने आपकी बॉडी की गर्मी ले ली ताकि वो भाप बन सके, इवेपोरेट हो सके, तो जैसे ही आपकी बॉडी से गर्मी गई आपको ठंडक महसूस होगी। बस यही रीजन है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, घड़े का पानी ठंडा क्यों हो जाता है, वाटर कूलर ठंडा क्यों कर देता है, लोग गर्मियों में पानी क्यों छिड़कते हैं कमरों में ताकि वो ठंडा होए। तो सबका रीजन एक ही लिखना आप, अगर आपको पूरा बना के लिखना ना आए कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो व्हेन ए लिक्विड इज इवेपोरेट्स, ठीक है, यहाँ पे इज नहीं आएगा, ठीक है, व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। मतलब जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी अपने चारों ओर से, सराउंडिंग से। एंड दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, अब क्योंकि इसने एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी, यही एब्जॉर्प्शन मेक्स दिस सराउंडिंग कॉल्ड। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेट होने के लिए भाई, वो भाप बनने के लिए एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? जिस पे भी वो लिक्विड पड़ा हुआ है या अपने सराउंडिंग से। और क्योंकि उसने सराउंडिंग की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो जाहिर सी बात है सराउंडिंग में अगर गर्मी या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो ठंडक तो आएगी ही ना, इसीलिए सराउंडिंग कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है। समझ में आ गई बात आपको? अगला क्वेश्चन आता है कि हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए या फिर हमें कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए समर में। तो आप याद रखना जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं ये पानी को आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
ठीक है। इसीलिए जब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि पानी इन द सेंस गर्मियों में हम कपड़े पहनेंगे तो जो हमारा पसीना होगा, जब ये पसीने को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो पसीना आराम से सोखेंगे। तो जब ये पसीना सोख लेंगे तो वो पसीना फिर धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेट होने लगेगा, भाप बन के उड़ने लगेगा। और वो भाप बनने के लिए जो गर्मी है वो कहाँ से लेगा, हमारी बॉडी से, तो इसीलिए हमें ठंडक महसूस रहती है। तो मतलब कॉटन के कपड़े गर्मियों में पहनने से हमारा शरीर ठंडा रहता है, इसीलिए हमें कॉटन कपड़े पहनने चाहिए। इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे आप, कॉटन इज वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। ठीक है, कॉटन जो है वो पानी का बहुत अच्छा सोखने वाला है, आसानी से सोख सकता है। सो इट कैन ईजिली एब्जॉर्ब स्वेट, इसीलिए पसीने को आसानी से सोख सकता है। एंड एक्सपोज इट टू द एटमॉस्फेयर, और वो उस पसीने को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लाता है सोख के। ठीक है, किस लिए, ताकि उसका इवेपोरेशन हो सके। एंड वी नो दैट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, और हम जानते हैं इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। ठीक है, दैट वे वी शुड वियर कॉटन क्लोथ। यहाँ पे वे नहीं आएगा, दैट्स वाई आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखना, दैट्स वाई, थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है। दैट्स वाई वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स। ठीक है, इन सब ये चीज आपको समझ में आ गई। अगला क्या है, वाई वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसमें बर्फ डाल लेते हो, आप देखते हो गिलास के ऊपर कुछ पानी की बूंदें जमा हो गई हैं ग्लास के बाहरी सरफेस पे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, दी वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दी cold glass of water loses energy and gets converted to liquid which we see as water droplets। मतलब क्या है कि जैसे मान लो इस गिलास में, ठीक है, आपने कोई ठंडी चीज रखी हुई है, इसके अंदर बर्फ है या कोल्ड ड्रिंक है ठंडी, तो क्या होगा कि एयर में, यहाँ बाहर एयर में बहुत सारे वाटर्स के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहती हैं जो हमें दिखती नहीं है। ठीक है ना, हो सकता है कि वो किस स्टेट में रहती है, मेनली गैसियस स्टेट में रहती हैं, क्योंकि वो भाप बने होते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें टच होते हैं, अब वो ठंडा होके, ठीक है, ठंडा होके क्या होता है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। वही चीज़ हमें इस गिलास के बाहर पानी की बूंद के रूप में दिखाई देती है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये कुछ था जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।